कि कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है। मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए, तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने। देयर आर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम के शामिल होने की मजबूत संभावना है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। मेघालय पुलिस ने ऐसा क्यों कहा है? ऐसा क्यों हुआ कि पीड़ित और आरोपित दोनों के भाई एक साथ एक मंच पर आए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सोनम के भाई ने कहा कि जिसे सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है उसे तो वो राखी बांधती थी। इन नए अपडेट्स का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, फिर बताएंगे कैबिनेट के एक फैसले के बारे में भी, ये भी कि बीएसएफ जवानों को खस्ताहाल ट्रेन देने के बाद रेलवे को वो ट्रेन आनन फानन में बदलनी क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट से आई ये खबर की बात भी होगी जिसमें कोर्ट ने कहा कि अंतरधार्मिक विवाह करना कोई अपराध नहीं है और इसके लिए लोगों को जेल में नहीं डाला जा सकता। नमस्ते, अपन हैं कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid, Sharda University and Sonata. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। मेघालय के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नए दावे हर रोज हो रहे हैं, नए बयान सामने आ रहे हैं। 11 जून को भी ये सिलसिला जारी रहा। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के भाइयों ने, यानी पीड़ित और आरोपित दोनों पक्षों के भाइयों ने साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि वो खुद राजा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और उनके परिवार ने सोनम से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। इस दौरान सोनम के भाई गोविंद ने इस केस के मुख्य आरोपी और कथित प्रेमी राज कुशवाहा के बारे में पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। गोविंद ने कहा कि उन्हें राज के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता। राज तो सोनम को दीदी कहता था, सोनम से राखी बंधवाता था। परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। इन बयानों से ठीक पहले टीवी चैनलों पर दृश्य चल रहे थे। सोनम के भाई राजा के घर पहुंचे हुए थे। उन्होंने राजा की मां उमा से मुलाकात की, दोनों साथ मिलकर के रोए। इस बीच राजा के भाई विपिन का बयान भी आया। बोले कि गोविंद से उनकी बात हो रही थी और गोविंद ने ही कहा कि वो इंदौर आकर के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूं मैं, अब एक काम करिए, आप सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए कि कल आपके घर पे आ रहा हूं मैं और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूं मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपना पैसे से दूर चले गए। बीते 2 दिनों से दोनों परिवारों से कुछ विरोधाभासी बयान आ रहे थे। राजा के घरवाले आरोप लगा रहे थे और सोनम के घरवाले बचाव करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 11 जून को दोनों परिवारों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अचानक ऐसा क्यों हुआ और केस के लिहाज से इसके मायने क्या हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले मेघालय की खबर देते हैं, जहां सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा सहित आकाश राजपूत, विशाल ठाकुर और आनंद कुर्मी, जितने भी तीनों आरोपी हैं, ये पुलिस की गिरफ्त में हैं। 11 जून को खबरें आई कि पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ की, लेकिन बाद में पुलिस ने कहा कि पूछताछ के लिए समय नहीं मिल पाया है। बहुत संभावना है कि सोनम अपराध में शामिल थी, लेकिन उसकी संलिप्तता की पुष्टि करना अभी थोड़ा कठिन है। जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको, कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
ठीक है। तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। देखिए तफ्तीश अभी हो रही है, ये अभी आपको समझना होगा कि बहुत अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं, तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई परतें खुलेंगी हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे वो चीज़ें। Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. इसे ठीक पहले अखबार इंडियन एक्सप्रेस में सोनम रघुवंशी के बारे में कुछ जानकारियां छापी गईं। आनंद मोहन की लिखी स्टोरी में ये छपा कि सोनम के पिता देवी सिंह गुना से इंदौर आए थे। इंदौर में ही उन्होंने प्लाईवुड बिजनेस की नींव रखी और अगले 25 साल में इसका विस्तार किया। सोनम इंदौर में ही पली बढ़ी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पिता के साथ मिलकर के बिजनेस को आगे बढ़ाया। पूरा जीवन केवल घर और ऑफिस तक ही सीमित था। बिजनेस फला फूला, गुजरात तक पहुंचा, लेकिन इसकी बागडोर गोविंद को ही दी गई। सोनम ने MBA करने की इच्छा जताई, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। देवी सिंह कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी पर कड़ी नज़र रखी, कभी किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत और आने जाने पर भी रोक रही। इसी दौरान सोनम का परिचय राज से हुआ और दोनों में कथित तौर पर नज़दीकियां बढ़ीं, लेकिन सोनम की शादी राजा के साथ तय हो गई। इसके लिए समाज परिचय पुस्तिका जैसी मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया गया। शादी के कुछ ब्यौरे भी खबरों से सामने आए हैं। जैसे राजा की मां ने बताया कि उन्हें बेटे की शादी की जल्दी नहीं थी, लेकिन सोनम से बातचीत के बाद परिवार ने शादी करना उचित समझा। 11 मई को ये शादी हुई। फिर भी सोनम फोन में डूबी रहती थी, लेकिन सोनम की सास ये चाहती थी कि उसे अपने मन का करने की आज़ादी मिले, क्योंकि वो एक बंदिश वाले परिवेश से आई थी। वरिष्ठ पत्रकार संदीपन शर्मा ने इंडिया टुडे में एक ओपिनियन पीस लिखा है। कुछ ज़रूरी सवाल उन्होंने उठाए हैं। वो लिखते हैं कि राजा रघुवंशी को किसने मारा? उनकी पत्नी सोनम ने। हाँ, अगर राज के साथ उसके प्रेम संबंधों की रिपोर्ट सही हैं तो क्या उसे ये करना चाहिए था? एकदम नहीं। वो शादी से मना कर सकती थी। अगर ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती तो वो भाग सकती थी, जो बाद में उसने किया भी, लेकिन शायद उसके मन में अपने माता पिता को लेकर के बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वो माता पिता जिन्होंने सोनम की इच्छा के ऊपर परिवार के मान सम्मान को तरजीह दी। सोनम अपने माता पिता को सजा देना चाहती थी। संदीपन लिखते हैं कि मौजूदा वैवाहिक व्यवस्था दो वयस्कों की पार्टनरशिप ना होकर के दो परिवारों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। जिनकी शादी हो रही होती है उनके ऊपर बस अपने परिवारों के मान सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, और यही जटिलताएं समय समय पर एक्सट्रीम स्टेप्स के रूप में सामने आती हैं। अब आते हैं शो की शुरुआत में उठाए गए सवालों पर। सोनम और राजा के परिवार एक साथ एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आए? इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या हैं? सुनते हैं शम्स ताहिर खान से। 8 और 9 जून को राजा रघुवंशी के कत्ल के सिलसिले में 2 जगहों से, इंदौर और फिर गाजीपुर से कुल 5 लोगों को पकड़ा गया था। 48 घंटे बाद ये पांचों के पांचों आरोपी अब मेघालय पहुंच चुके हैं। आज उन्हें वहां शिलोंग की एक कोर्ट में पेश किया गया और 8 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है। अब पहली बार ऑफिशियली 8 दिनों तक सोनम, राज कुशवाहा और बाकी तीनों जो सुपारी किलर हैं उनसे पूछताछ होगी। ये तो पहली चीज़ है। लेकिन इससे पहले अनऑफिशियली, जो रिकॉर्ड पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंदौर में और फिर रास्ते में सोनम से पूछताछ हुई, उसमें कई चौंकाने वाली चीज़ सामने आई। जैसे पहली ये थी कि असल में राजा रघुवंशी को मारने का प्लान 22 मई का था, 22 मई की दोपहर, और राजा रघुवंशी का कत्ल नहीं करना था, उसे एक सेल्फी मौत देनी थी। यानी किसी ऐसी खाई के किनारे ले जाकर सेल्फी लेना और फिर मौका देखते ही सोनम को धक्का मारना था और राजा खाई में गिर जाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता कि ऊंचाई से गिरने से मौत हुई है और कहीं से किसी को डाउट भी नहीं होता सोनम पर। लेकिन 22 मई को मौसम ख़राब था, तेज़ बारिश हो रही थी, घने बादल थे। राजा ने ही ये कहा था कि मोबाइल बारिश में भीग कर ख़राब हो जाएगा, और वो वहाँ पर सोनम के ना चाहते हुए भी जल्दी निकल गया। तो 22 मई का यह प्लान नाकाम रहा। 23 और 24 मई के अंदर अंदर ही राजा को अब वापस इंदौर लौटना था। यानी सोनम के पास अब सिर्फ 23 मई की तारीख थी, और इसीलिए फिर 23 मई को उसने कहा किसी तरह इस काम को करना है। तो प्लान बी जो था, तीनों सुपारी किलर जो ऑलरेडी मेघालय में थे, जिनके साथ सोनम टच में थी, उसने उनको बताया कि 23 मई की दोपहर ट्रैकिंग पे जाना है और वहाँ पहुँचना है। उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं।
जो डीआईजी शिलोंग है उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा है कि जब राजा को मारा गया तब सोनम पास में थी। इसके बाद जब तीनों सुपारी किलर को लग गया कि अब वो मर चुका है तब सोनम बॉडी के करीब आई। इसके बाद चारों ने, 3 सुपारी किलर और सोनम चौथी, इन चारों ने राजा के चारों हाथ और पैर पकड़े और उसे खाई में फेंका, यानी लाश फेंकने वालों में सोनम भी थी। इसके बाद ये लोग गए थे 2 स्कूटी पर, एक स्कूटी पे 3 सुपारी किलर, एक पे राजा और सोनम। लेकिन वापसी में अब चूंकि राजा जिंदा था नहीं, तो वापसी में सोनम उन्हीं सुपारी किलर के में से एक के साथ बैठकर 12 किलोमीटर दूर जाती है, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। यानी वो कातिल के साथ वापस आती है, कातिल के साथ मिलकर अपने पति की लाश को खाई में फेंकती है और फिर उसी शाम निकल जाती है। ये 2 चीज़ें थी, लेकिन जो तीसरी चीज़ आज हुई वो किसी के भी दिल को झकझोर देने वाली थी। एक फ्रेम में जो सोनम है और उसका भाई, बल्कि सोनम का भाई गोविंद, सोनम का भाई गोविंद और राजा की माँ एक ही फ्रेम में नजर आए इंदौर में राजा के घर में, और दोनों गले मिलकर एक साथ रो रहे थे। इस एक फ्रेम की तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि शायद मरी हुई इंसानियत अब भी कहीं जिंदा है, क्योंकि जिस घर में सोनम और उसके घर वालों को लेकर इतना गुस्सा, इतनी नफरत थी, उस घर में सब कुछ जानने के बावजूद सोनम का भाई गोविंद पहुंचता है, माफ़ी मांगता है, साथ ही ये भी कहता है कि उसकी बहन को सज़ा दिलाने के लिए जिस हद तक वो जा सकता है जाएगा। ये वही गोविंद था जो 15 दिनों तक अपनी बहन को ढूंढने के लिए मेघालय में दर दर भटक रहा था, और ये वही गोविंद है जिसे 9 जून को सोनम ने पहली बार फ़ोन करके अपने ज़िंदा होने की बात कही थी। ये तस्वीर कचोटने वाली थी। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं और बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक की बात करते हैं। 11 जून को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि बैठक में 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई, लागत 6,405 करोड़ रुपए की। इनके तहत झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इलाकों को कवर किया जाएगा। 133 किलोमीटर वाले कोडरमा बरकाकाना और 185 किलोमीटर वाले बल्लारी चिकजाजपुर ट्रैक्स को डुअल लाइन में तब्दील किया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2 बड़े फैसले लिए, जिसका आपके सामने वर्णन है। दोनों रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं। एक है कोडरमा से बरकाकाना डबलिंग, दूसरी है बल्लारी से चिकजाजपुर डबलिंग। दोनों काफी बड़े सेक्शंस है, 133 किलोमीटर्स और 185 किलोमीटर्स के, और दोनों के दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली सुर्खी भी रेलवे से ही जुड़ी है। रेलवे ने बीएसएफ जवानों को ले जा रही खस्ताहाल ट्रेन को बदल दिया है। 3 जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों की तैनाती होनी है। इसके लिए जवानों को ट्रेन से त्रिपुरा के उदयपुर से जम्मू भेजा जाना था। पहले तो जवानों को ट्रेन अलॉट करने में देरी हुई, और जब ट्रेन अलॉट हुई तो बोगियों की हालत देख करके बीएसएफ जवानों ने विरोध जताया। जर्जर ट्रेन का वीडियो भी सामने आया, जिसमें ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजे जाम थे और टॉयलेट्स काफी गंदे दिखाई दे रहे थे। ये देखिए ऊपर हाल सर, पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें। बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन, मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। अरे कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये। अगर जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन की खराब हालत को लेकर के बीएसएफ जवानों ने रेलवे से संपर्क किया। रेलवे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन बदल दी। नई ट्रेन से जवानों को भेजा गया। इस मामले में रेलवे ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को निलंबित भी किया है। अगली सुर्खी में बात सुप्रीम कोर्ट से आए एक आदेश की करते हैं। कोर्ट ने अंतर धार्मिक विवाह करने वाले अमन सिद्दीकी नाम के एक शख्स को जमानत दे दी है। अमन पर आरोप है कि उन्होंने एक हिंदू महिला से शादी करके जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवाया। अमन
उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। दिसंबर 2024 में राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अमन ने अपनी गिरफ्तारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अमन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अमन को जमानत देते हुए कहा, दोनों की शादी सहमति से हुई है, राज्य इस पर आपत्ति नहीं जता सकता। कोई अगर अपने धर्म से बाहर शादी करता है तो उसे जेल में नहीं रखा जा सकता। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।